हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका देवांगन। आज आपको एमपीसीजी बोर्ड क्लास 12 इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 आपको मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कराने चाह रही हूँ। ये एमपी और सीजी दोनों वालों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 1, समष्टि अर्थशास्त्र के क्या आशय हैं, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। सबसे पहले अब देखो समष्टि अर्थशास्त्र वो होता है जो आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो क्या है, संपूर्ण व्यवस्था अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों व औसतों व उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की है ना। तब देखो समष्टि अर्थशास्त्र क्या बोला जा रहा है कि इस पे हम अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े जो उद्योग हैं उनको योगों के औसत, यहाँ पे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय है ना, इस तरीके का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। फिर है आपका विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र, देखो जैसे मैंने बताया आपको, समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने बताया कि इसमें छोटी इकाइयों को हम महत्व नहीं देते हैं। इसमें क्या है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समस्या का हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं। फिर है सेकंड, विस्तृत विश्लेषण। इसमें क्या होता है, विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। जैसे उदाहरण के लिए क्या कहा गया है, जैसे सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व नीतियों का अध्ययन किया जाता है और उसके प्रभावों को क्या करते हैं, स्पष्ट कर दिया जाता है तथा नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों क्या व्यक्तियों पर अथवा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, सार्वजनिक आय व्यय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखते हैं हम इसमें। फिर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार। सबसे पहला आपका समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक स्थितिकी। इसके अंतर हम क्या देखते हैं, संपूर्ण व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करता है ना। यहाँ पे है कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर किस प्रकार पहुँचती है ना। जैसे समष्टि स्थितिक में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन करते हैं, कीन्स के अनुसार देखो एक क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है y बराबर C+1। यहाँ पर y बराबर क्या है आपका टोटल इनकम, C बराबर है आपका कुल उपभोग है ना, और आपका I बराबर है इन्वेस्टमेंट। तो कुल आय बराबर क्या होता है आपका कुल उपभोग प्लस आपका कुल विनियोग व्यय। फिर है सेकंड आपका तुलनात्मक समष्टि आर्थिक। यहाँ पे हम क्या करते हैं, तुलनात्मक, जैसे क्या करेंगे, कंपेयर, नाम से ही पता चल रहा है आपको, कंपेयर करेंगे यहाँ पर। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो स्थैतिकी रीति द्वारा प्रावैगिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, एक अर्थव्यवस्था के विभिन्न समष्टि जैसे कुल आय, रोजगार आदि क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था के बिंदु के साम्य बिंदु भी परिवर्तित होते रहते हैं। फिर आपका समष्टि आर्थिक प्रावैगिकी, ये क्या है, एक नवीनतम प्रणाली। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक साम्य से दूसरे साम्य तक पहुंचने की प्रक्रिया का अध्ययन हम करेंगे। और हालांकि क्या होता है, ये उच्च गणितीय प्रयोग के कारण ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, जटिल होती है, जटिल प्रणाली है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रावैगिक चित्र को यथार्थ रूप से प्रस्तुत करते हैं। फिर है आर्थिक समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न होती है। आर्थिक समस्या क्या है, आर्थिक समस्या है साधनों, उत्पादन के जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं। तो हम इसका आवंटन कैसे करेंगे, ये इसके कारण क्या होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। यह क्यों उत्पन्न होती है, देखो जैसे क्या होता है, जो दुर्लभ संसाधन होते हैं उनके उपयोगों की चुनाव की समस्या होती है, जिसमें साधनों के वैकल्पिक उपयोग से साधनों का कुशलतम अधिकतम उपयोग कैसे करेंगे, ये देखते हैं, है ना। और इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि क्या उपयोग किए, किसके लिए उपयोग उत्पादन किए, कैसे उत्पादन किए, कितनी मात्रा में उत्पादन करें, कहाँ उत्पादन करें, ये आदि चीज़ें हमारे पास समस्या आती है। आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण क्या है। इस आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि मूल्य एवं मांग के सिद्धांत के व्यवहार में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है या नहीं, अर्थात मूल्य के बढ़ने पर मांग की मात्रा कम हो रही है या नहीं, तथा मूल्य घटने में मांग की मात्रा में वृद्धि होती है या नहीं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। अब मांग के नियम में क्या बताया गया था आपको कि यदि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी मांग कम होती है, और प्राइस कम होता है तो मांग बढ़ती है। तो हम देखते हैं व्यवहार में यह मांग के सिद्धांत की क्रियाशीलता हमको दिखाई दे रही है या नहीं, ये क्या होता है आपका सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण। फिर है आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। देखो इस आर्थिक विश्लेषण में यह देखा जाता है कि जिन विधियों एवं तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है उसका प्रभाव समाज पर, अर्थव्यवस्था पर अच्छा पड़ रहा है बुरा। देखो जैसे यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि हम जिन विधियों का यूज़ कर रहे हैं तकनीकों का, उस पर क्या है समाज का प्रभाव कैसा पड़ रहा है, सकारात्मक या नकारात्मक।
जैसे देखो उदाहरण के लिए क्या होता है, जो मादक पदार्थ हैं, है ना, वो समाज के हित में कम करने के लिए इन वस्तुओं पर क्या किया जाता है, इस पर टैक्स अधिक लगाया जा सकता है। ये क्या होता है, आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण सत्य असत्य पर क्या होता है, अनुचित पर आधारित होता है। फिर है उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं। सबसे पहले क्या होता है, अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। फिर है संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग आवश्यक है ना, संसाधनों का पूर्ण एवं कुशलतम प्रयोग जो होता है आवश्यक होता है। फिर उत्पादन की तकनीक अर्थव्यवस्था में दी हुई होती है। फिर अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ऐसा यह नियम मानता है, क्योंकि यहाँ पे 2 वस्तुओं का संयोग दिया जाता है जिस पर हमको क्या होती है, समान संतुष्टि प्राप्त होती है। फिर उपलब्ध संसाधनों की कुशलता सभी वस्तुओं के उत्पादन में एक समान नहीं होती है। फिर है 9वां, सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना से प्राय उस लागत से जो एक है ना, जो एक अतिरिक्त वस्तु जैसे मान के चलो हम 10 इकाई उत्पादन करते हैं, उसके बाद हम 11, तो जो 1 इकाई है उसकी अतिरिक्त जो लागत आएगी वो क्या होती है, अंतिम वस्तु की संभावना लागत सीमांत लागत कहलाती है। संभावना सीमांत उत्पादन संभावना वक्र नीचे की ओर ढाल क्यों होता है। अब देखो, किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की दशा में संसाधनों का जो कुशलतम उपयोग किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है, तो दूसरी वस्तु की उत्पादन की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। जब अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का कुशलता में पूर्ण उपयोग किया जा रहा है तो दोनों वस्तुओं के उत्पादन में एक साथ वृद्धि करना क्या होता है, संभव नहीं हो पाता है। इसलिए क्या करते हैं, एक वस्तु के उत्पादन की मात्रा को घटाकर दूसरे की मात्रा को उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, यही कारण होता है। इस चित्र में आप देखेंगे जब पूर्ण रोजगार की दशा है ना, पूर्ण रोजगार की दशा देखो, सबसे पहले इस चित्र से और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। देखो इस चित्र को क्या दिया है, पूर्ण रोजगार की दशा में है ये आपका, देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये वस्तु ए है, ये उसका उत्पादन होगा, ठीक है, ये वस्तु बी का उत्पादन होगा। देखो ये वस्तु तो क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वस्तु के उत्पादन को बढ़ाएंगे तो इसको कम करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तो इसको कम करेंगे, देखो है ना, एक को बढ़ाएंगे तो एक कम हो रहा है, दूसरे को बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा, इससे क्या होता है आपका, ठीक है। फिर है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, हम आर्थिक इकाई के एक भाग मतलब छोटी सी इकाई का अध्ययन करते हैं, एक उपभोक्ता उत्पादक। समष्टि में हम क्या करते हैं, वृहत इकाई, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। फिर है उद्देश्य, व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों का सर्वोत्तम आवंटन होता है। समष्टि का क्या होता है, पूर्ण रोजगार एवं विकास होता है। इसके मुख्य उपकरण क्या होते हैं, व्यष्टि में मांग एवं पूर्ति, इसके मुख्य उपकरण होते हैं समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, कीमत निर्धारण की, और समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या क्या है, आय एवं रोजगार के निर्धारण की। अवसर लागत क्या होता है, अवसर लागत देखो बुक में जो लिखा यहाँ लिखा है उसको आप पढ़ लोगे। अवसर लागत क्या होता है, हमारे पास जो ऑप्शन, हमारे पास जैसे मान के चलिए 2 ऑप्शन हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की, जैसे हमको ऐसा है 2 ऑप्शन है, एक हमको एक स्कूल में पढ़ाना है तो हमको 10,000 रुपये मिलेगा, एक स्कूल में पढ़ाना है तो हमको 15,000 रुपये मिलेगा। दोनों का टाइम समान है, आपका सेम टाइम है, ठीक है, दोनों में आपको काम वही करना है टीचिंग का। तो क्या होता है वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, एक का त्याग कर रहे हो दूसरे के लिए, तो ये क्या होता है, अवसर लागत होता है, ठीक है। फिर होता है आपका उदाहरण जो दिया उसको पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। धन्यवाद।